अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ने लगा हूं। व्हाट फीचर्स, ऐसे कौन सी खसूसियात हैं डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद द ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के दरमियान कौन कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो हमने इनके दरमियान जो है वो बतानी है। तो आप देखें, पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है, बोथ टाइप ऑफ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। ये दोनों जो हमारी वेव्स हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हों चाहे ट्रांसवर्स वेव्स हों, ये दोनों एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, बोथ आर मैकेनिकल वेव्स। ये दोनों मैकेनिकल्स हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है जिनको प्रोपागेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ये मीडियम के बगैर आगे नहीं जा सकती। तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन। चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों चाहे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स हों, पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द, वस्ती पोजीशन के गिर्द बार बार ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, फॉर बोथ वेव्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन सेटिस्फाइड। इस रिलेशन के जरिए हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं और वेवलेंथ भी, चाहे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हों या ट्रांसवर्स वेव्स हों। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। The 5 possible waveform obtained when the output from a microphone is fed into the Y input of the cathode ray oscilloscope with the time base on as shown in figure। ये हमें फिगर में दिखाया गया है, बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। हमने दो चीज़ें इसकी बतानी है, which trace represent the loudest note। इनमें से ये जो हमारे पास डायग्राम बनी हुई है ABCDE, कौन सा ऐसा ग्राफ है, डायग्राम है जो लाउडेस्ट नोट मीन साउंड को जाहिर कर रहा है। दूसरा हमने बताना है, विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इन डायग्राम में से कौन सा ऐसा ट्रेस है, ग्राफ है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें, जो हमारे पास ट्रेस डी है, ग्राफ नंबर डी है, represent the loudest sound, ये सबसे ज़्यादा आवाज़ को शो करेगा। क्यों शो करेगा? ड्यू टू हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप देखें इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। ए का एम्पलीट्यूड कम है, बी का भी कम है, सी का भी, ई का भी, लेकिन जो डी है हमारे पास, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा हो, इसका मतलब वहाँ से लाउडेस्ट साउंड पैदा हो रही है। दूसरा हमारे पास है, ट्रेस बी रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास बी है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो इसमें देखें बहुत कम ऑसिलेशन है, इसमें भी कम ऑसिलेशन है, इसमें भी, और इसमें तो ना होने के बराबर है। लेकिन जो बी है, इसमें ऑसिलेशंस पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है। जब ऑसिलेशन पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ट्रेस बी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास दो वेव्स हों आइडेंटिकल और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हों और स्टेशनरी वेव्स को पैदा करें? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, स्टेशनरी वेव्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब एक वेव दूसरी वेव के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ट्रैवल करे, ट्रांसफर हो, तब जाके स्टेशनरी वेव्स पैदा होती है, वरना स्टेशनरी वेव्स पैदा नहीं होती। तो उसके लिए आप पहले लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है टू गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स, के स्टेशनरी वेव्स हों। कब? जब ये पैरेलल हों, एक ही डायरेक्शन में जा रही हों। एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी तो स्टेशनरी वेव्स पैदा नहीं होंगी। अब रीजन इसकी, स्टेशनरी वेव्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्टेशनरी वेव उस वक्त पैदा होती हैं जब दो वेव्स एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल कर रही हों। सेम होंगी, सेम डायरेक्शन में, तो ये पैदा नहीं होंगी। तो इसकी डायग्राम देखें, आपको दो तरह की यहाँ पर वेव्स नज़र आ रही होंगी।
एक हमारे पास वेव है जो ब्लू कलर से हमने शो की हुई है, दूसरी हमारे पास वेव है जो हमने रेड कलर से शो की हुई है। तो अब इन दोनों वेव्स को देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे अपोजिट हैं? ये जो ब्लू कलर वाली है ये हमारे पास शुरू हो रही है फ्रॉम 0 से, और जो हमारे पास रेड कलर वाली है वेव ये शो हो रही है मैक्सिमम से, नेगेटिव मैक्सिमम से 270 से। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, एक क्रस्ट है और दूसरी का हमारे पास ट्रफ है, दोनों अपोजिट हैं। तो जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी ये मिल के देंगी हमें स्टेशनरी वेव्स। लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती तो स्टेशनरी वेव वहां से हमें ना मिलती। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक हमारे पास स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जहां से हमने एक वेव पैदा की, बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज इट? इस वेव पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहता है। हमने बताना है ऐसी कौन सी वेव्स हैं। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं उसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास नोड और दूसरा होता है हमारे पास एंटी नोड। जो नोड होता है वहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, और जो एंटी नोड होते हैं वहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। नोड हमेशा रेस्ट पर ही रहते हैं। तो आप देखें, दिस इज स्टेशनरी वेव, ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है। क्यों स्टेशनरी वेव है? क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं नोड वाले, जैसे ये नोड आपको नजर आ रहा है, ये वाला एक नोड है, ये भी एक नोड है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा, पार्टिकल्स यहाँ रेस्ट पर हैं। तो उन्होंने भी हमें बताया था कि ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। तो आप बताएं ऐसी कौन सी वेव है? तो आपको पता चल गया, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये स्टेशनरी वेव्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं। As some particle of the medium permanently show zero displacement, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं? ये नोड वाले पॉइंट्स हैं। These points are called nodes, ये पॉइंट्स हमारे नोड्स कहलाते हैं। लिहाजा ये किस टाइप की वेव है? ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स हैं, जहाँ हमारे पास नोड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा जीरो रहता है, एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। ये हमारे पास चार टर्म हैं, इस्तिलाहात हैं, इनको हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, क्रस्ट को, ट्रफ को, नोड को और एंटी नोड को। तो सबसे पहले आप डायग्राम पर आ जाएं। सपोज करें ये हमारे पास एक मीडियम है, ये जो आपको डॉटेड लाइन में ब्लैक कलर में शो हो रहा है, फर्ज करें हमारे पास स्ट्रिंग है, रस्सी है। इसको जब मैं डिस्टर्ब करूंगा अपनी मीन पोजीशन से मैकेनिकल वर्क के जरिए, तो ये जो हमारी रस्सी होगी इसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास वेव है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से ऊपर जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से नीचे आएंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स या वेव का वो पोर्शन जो मीन पोजीशन से अबव हो, ऊपर की तरफ हो, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी है मीन पोजीशन, जहां मैं बोर्ड मार्कर को घुमा रहा हूं, ये हमारी मीन पोजीशन है। और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये मीन पोजीशन से अबव है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्रस्ट। और जो मीन पोजीशन से बिलो है इस हम पोर्शन को बोलेंगे ये हमारे पास ट्रफ है। ये स्टेशनरी वेव में अब तो आप देखें, अ पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन पोजीशन, वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर है उसे हम क्या नाम देंगे? क्रस्ट का। अ पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन, और वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे है, बिलो है, उसे हम क्या नाम देंगे? ट्रफ का। नेक्स्ट हमने बताना है नोड और एंटी नोड। तो उसके लिए आप देखें दोबारा स्टेशनरी वेव वाली डायग्राम पर आ जाएं। ये सपोज करें हमारे पास ब्लैक कलर में एक मीन पोजीशन में जो आपको नजर आ रही है, तो आप देखें यहाँ मैंने दो वेव्स बनाई हैं, एक ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन में, दूसरी हमारे पास है रेड कलर से एक वेव जा रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया
स्टेशनरी वेव्स को पैदा करने के लिए दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तब ये जाके पैदा होंगी। तो इन वेव्स के जो पॉइंट्स हैं मैंने मार्क किए हैं, जैसे ये पॉइंट है एक, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है। तो आप देखें इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसे नोड का नाम दिया हमने, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। इसी नोड को हमने डिफाइन करना है। और जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है जैसे ये है, ये हमारा एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये एक और एंटी नोड है। तो अब हम इनको डिफाइन करते हैं नोड को। अ पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव वेयर एम्पलीट्यूड इज 0। तो ये नोड कौन सा पॉइंट होगा जहां एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 होगा, जैसे ये है 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। एंटी नोड देखें, अ पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव दैट वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये स्टेशनरी वेव का वो हिस्सा होगा, पॉइंट होगा एंटी नोड जहां हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो हमने नाम दिया है इसको एंटी नोड का, यहाँ भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इसको हमने नाम दिया एंटी नोड का, यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इसको भी हमने नाम दिया है एंटी नोड का, जो स्टेशनरी वेव्स में पैदा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट 5 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।